ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना ही लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के साथ जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। पहली खबर राजा मर्डर केस की, और इस मामले में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की थी। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पूरी डिटेल आगे आपको देंगे। दूसरी खबर मुंबई से सटे हुए ठाणे से, जहां पर मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास एक चलती लोकल ट्रेन से ट्रैक पर गिरे 13 यात्री, जिनमें हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है, कई जख्मी भी हैं। तीसरी खबर मोदी सरकार की, केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिनाई उपलब्धियां, कहा परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हमारी नीति है। और चौथी खबर मौसम से जुड़ी हुई, दिल्ली एनसीआर समेत देश के उत्तरी हिस्से में गर्मी का कोहराम मचा हुआ है। अगले 3 दिन भीषण गर्मी का अनुमान है। दिल्ली में 45 डिग्री पार पहुंच सकता है तापमान। अब खबर तफसील से, और शुरुआत करेंगे मुंबई के सटे ठाणे इलाके से, जहां से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। ठाणे के मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास एक लोकल ट्रेन में आज सुबह करीब 9:30 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। खचाखच भरी हुई चलती लोकल ट्रेन से 10 से 12 यात्री नीचे गिर गए। इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है और कई यात्री घायल हुए हैं। सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक ये हादसा दीवा कोपर रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। हादसे के बाद का जो वीडियो सामने आया उसमें कई यात्री रेलवे ट्रैक पर घायल अवस्था में पड़े दिखे। कुछ देर बाद मृतकों और घायलों को रेलवे ट्रैक से उठाकर प्लेटफॉर्म पर लाया गया। तस्वीर अगर आपको दिखाऊं मैं, ये वो जगह है जहां पर तमाम जो यात्री हैं वो लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, और रेलवे का कहना है कि फुट ओवर जो होता है, यानी कि जो दरवाजा होता है, उस पर खड़े होकर यात्रा करने के चलते ये पूरा हादसा हुआ है। रेलवे अधिकारियों का दावा है कि ये लोग लोकल ट्रेन के गेट पर लटक कर यात्रा कर रहे थे और अधिक भीड़ होने के कारण ये चलती ट्रेन से नीचे गिर गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रेन में भारी भीड़ थी। बकरीद की छुट्टी और रविवार के बाद ज्यादातर लोग ऑफिस के लिए जा रहे थे। ठाणे में चलती लोकल ट्रेन से 10 से 12 लोग कैसे नीचे गिर गए और इस हादसे की क्या वजह रही, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इसकी जानकारी देते हैं। देखिए, बताया ये जा रहा है कि जिस लोकल ट्रेन से यात्री गिरे हैं वो ठाणे से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ जा रही थी। जब लोकल ट्रेन मुंब्रा दीवा रेलवे स्टेशन के बीच थी, तभी बगल से पुष्कर एक्सप्रेस तेज रफ्तार से गुजरी। बताया जा रहा है कि हवा के दबाव की वजह से जो यात्री लोकल ट्रेन के दरवाजे पर खड़े थे उनका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गए। इस हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने फैसला किया है कि लोकल ट्रेन के नए डिब्बों में ऑटोमेटिक डोर क्लोजर लगेंगे। रेलवे बोर्ड के मुताबिक लोकल ट्रेन के दरवाजे भी मेट्रो की तरह ऑटोमेटिक खुलेंगे और फिर बंद होंगे। और देखिए, इस हादसे से सबक लेकर रेलवे के अधिकारी व्यवस्थाओं में सुधार करने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन 4 यात्रियों की मौत से लोगों में इस वक्त काफी गुस्सा है। जो लोग दफ्तर आने जाने के लिए रोजाना मुंबई लोकल में सफर करते हैं वो इस हादसे के बाद बुरी तरह से भड़क गए हैं। और लोकल ट्रेन में रोजाना यात्रा करने वाले यात्री रेलवे की बद इंतजामी से खासा नाराज है। उनका कहना है कि कभी ट्रेन लेट होती है तो कभी भारी भीड़ होती है। क्योंकि दफ्तर जाने में देरी होती है, इसके लिए उनके पास लटक कर यात्रा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। बहुत प्रॉब्लम होती है मैडम। दीवा में और मुंब्रा में पब्लिक बहुत है। फास्ट लोकल तो रुकते नहीं है दीवा में ज्यादा करके, और मुंब्रा में भी रुकती नहीं है। तो जो लोकल गाड़ियां है वो बहुत भीड़ रहती है दीवा के ऊपर। एक तरफ यात्री हादसे के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस हादसे के बाद आरपीएफ का बयान सामने आया है। आरपीएफ के डीआईजी हेमंत कुमार ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन में लटक कर यात्रा ना करें। गेट क्लोज होने वाले लगेंगे और उसमें टाइम लगेगा, और यात्रियों को भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि लटक करके ना चलें। बता दें कि मुंबई लोकल माया नगरी मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है और मुंबई लोकल में रोजाना 80 लाख यात्री सफर करते हैं। लोकल ट्रेन में हुए हादसे के बाद महाराष्ट्र की सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने रेल मंत्री पर निशाना साधा, तो जवाब में बीजेपी रेल मंत्री के बचाव में उतर पड़ी है। और शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने पिछले 2-3 साल में हुए रेल हादसों का जिक्र करते हुए रेल मंत्री पर हमला बोल दिया। आदित्य ठाकरे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा देने की मांग कर डाली। The rail mantri has become a real mantri. There have been multiple accidents in the railway sector in the last 2 or 3 years which have been terrible, but no one's coming forward to claim any responsibility. मुंब्रा रेल हादसे पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का भी बयान सामने आया है। जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं
और ऐसी दुर्घटना नहीं हो, इसका निश्चित तौर पर रेलवे की तरफ से एक विशेष ख्याल किया जाना चाहिए। मुंब्रा रेल हादसे पर 4 लोगों की मौत और 4 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। रेलवे ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक ट्रक बीच सड़क पर पलट गया और ट्रक पलटते ही शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लग गई। आग लगने की वजह से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम के ना पहुंचने की वजह से आग ने और विकराल रूप ले लिया। आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद ट्रक से आग की तेज लपटें उठने लगी। आग की तेज लपटों के साथ साथ धुएं का काला गुबार भी उठा और देखते ही देखते धुएं का काला गुबार आसपास के इलाके में फैल गया। ट्रक में आग लगने की वजह से बहराइच लखीमपुर मार्ग पर लंबा जाम भी लग गया, लेकिन दावा है कि सूचना देने के कई घंटों बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। राजस्थान के जोधपुर में बुलडोजर एक्शन पर बवाल हुआ। भीड़ पुलिस और बुलडोजर के सामने आ गई और पुलिस टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे अतिक्रमण हटाने गई टीम को आधा काम छोड़कर ही भागना पड़ा। जोधपुर के उम्मेद सागर बांध पहुंची पुलिस का पत्थरों से सामना हो गया। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस फोर्स दल बल के साथ पहुंचा था। पहले तो पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को एक तरफ हटाया, फिर शुरू हुआ बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाने का काम। लेकिन इसी बीच एक महिला बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई। कड़ी मशक्कत से महिला पुलिस कर्मियों ने विरोध कर रही महिला को बुलडोजर के सामने से हटाया। बुलडोजर तेजी से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर ही रहा था, तभी भीड़ एक बार फिर भड़क उठी। पुलिस कर्मियों से सवाल जवाब होने लगे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला थमने की जगह और बढ़ गया। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की तो पत्थर की स्पीड पहले से तेज हो गई और अफरा तफरी मच गई। इधर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खबर आई कि एक होटल में प्रेमी ने प्रेमिका को मार डाला। बेंगलुरु पुलिस ने कातिल प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। हरिणी को उसके प्रेमी यशस ने चाकू घोप घोप कर मार डाला। यही पूर्णा प्रजना लेआउट का ओयो होटल है, जहाँ के एक कमरे में इस दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया गया। बेंगलुरु की सनसनीखेज घटना 6-7 जून की रात की है, लेकिन मामला 2 दिन बाद सामने आया। पुलिस के मुताबिक 33 साल की हरिणी अपने 25 साल के प्रेमी यशस से रिश्ते खत्म करना चाहती थी और इसी बात से गुस्साए प्रेमी ने प्रेमिका को मार डाला। This friendship between them was there for the past 1 month. She had tried to distance herself from him. The accused has been arrested. गिरफ्तार आरोपी टेक इंजीनियर है और दोनों ही बेंगलुरु के केंगेरी इलाके में रहने वाले थे। केरल के इडुक्की में कुत्ते का शिकार करने के चक्कर में एक बाघ कुएं में गिर गया और बाघ के साथ साथ कुत्ता भी उस कुएं में जा गिरा। बाद में दोनों का रेस्क्यू किया गया और जो तस्वीर सामने आई उसमें कुत्ता और बाघ दोनों सूखे कुएं में गिरने के बाद एक साथ बैठे दिखाई दिए। हैरानी इस बात की रही कि सूखे कुएं में गिरने के बाद बाघ ने कुत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वन विभाग को जैसे ही इसकी जानकारी लगी वो तुरंत मौके पर पहुंच गई। इसके बाद वन विभाग की टीम ने सूखे कुएं में फंसे बाघ और कुत्ते का रेस्क्यू किया और बाघ को पेरियार टाइगर रिजर्व के घने जंगल में छोड़ दिया। ओडिशा के कालाहांडी में एक आईएएस ऑफिसर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अफसर ने व्यापारी से 20 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद व्यापारी ने विजिलेंस टीम के साथ मिलकर आईएएस का भंडाफोड़ कर दिया। नोटों का ये ढेर उसी आईएएस अफसर के घर से मिला। बताया गया कि आईएएस धीमन चकमा के घर पर तलाशी ली गई तो वहां से 47 लाख रुपए कैश बरामद हुए। इसमें 500 से 200 और 100 रुपए की गड्डियां थी। घर पर मिले नोटों की गड्डियों की जांच की जा रही है। इस पूरे मामले का भांडाफोड़ आईएएस के लालच की वजह से हुआ। एक लोकल व्यापारी से रिश्वत लेने के बाद उसकी नीयत का पता चला। आरोप है कि उसने एक लोकल व्यापारी से 20 लाख की रिश्वत मांगी, धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो बिजनेस बर्बाद कर दूंगा। व्यापारी ने अफसर को रिश्वत की पहली किश्त 10 लाख रुपए दिए। पैसों का सूटकेस जैसे ही अफसर के घर पहुंचा, वहां विजिलेंस विभाग आ गया। उसी वक्त जब घर की तलाशी ली गई तो 47 लाख कैश अलग से मिला। सब कलेक्टर की पोस्ट पर काम कर रहे धीमन चकमा पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। देश के कई इलाकों में इस वक्त प्रचंड गर्मी है। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां मिनटों का सफर घंटों में पूरा हो रहा है। तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल की हैं, जहां तक देखेंगे
जिस तरफ देखेंगे आपको सिर्फ कार की लंबी लंबी कतार ही नजर आएगी। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में नैनीताल, भीमताल, कैचीधाम, अल्मोड़ा, रानीखेत और मुक्तेश्वर बड़े पर्यटन स्थल हैं। ये रास्ता कैचीधाम की तरफ जा रहा है। पहले यहाँ जाम से पहुँचना चुनौती है और जाम से बचकर धाम में जाओ तो वहाँ भी लंबी लंबी लाइन है। दर्शन के लिए अपनी बारी का लंबा इंतजार है। ये इशू है कि जो आसपास में जितने भी पर्यटक आ रहे हैं सभी कैची धाम जाना चाहते हैं, चाहे वो नैनीताल, भीमताल, नौखचैताल, मुक्तेश्वर हो। देश भर से आ रहे लोग व्यवस्था से नाखुश हैं और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। 10 किलोमीटर पहले तो यहाँ गाड़ी रोक दी। शटल के लिए हम 1 घंटा हो गया वेट कर रहे हैं, शटल नहीं आ रही। अच्छा। पूरी फैमिली हमारे साथ है, बच्चे साथ है, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है रियली यहाँ पे। लोगों का कहना है कि शटल सेवा के 50 रुपए का टिकट तय हुआ है, लेकिन वसूली 300 रुपए की है। लुधियाना के सुंदरनगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बच्चे की आइसक्रीम से छिपकली निकली, जिससे उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई और फिर उसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। बताया जा रहा है कि जब बच्चा कुल्फी चूस रहा था तभी उसके मुंह में छिपकली आ गई। बच्चे ने ये बात अपने घर वालों को बताई तो घर वाले बच्चे को तुरंत अस्पताल ले गए। छोटे बच्चे ने आइसक्रीम ली और उस आइसक्रीम के बीच में से ये छिपकली निकली। बच्चा अभी मौजूदा हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। आइसक्रीम में छिपकली की बात सुनकर पूरे इलाके में हंगामा मच गया। लोगों ने आइसक्रीम बेचने वाले को पकड़ लिया, लेकिन आइसक्रीम बेचने वाले ने ये कहते हुए बचाव किया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, आइसक्रीम कंपनी से पैक होकर आई है। आप जिम्मेदार हो जिसका बच्चा मर गया तो बोलिए बाबा। लेकिन लोगों का गुस्सा तब बढ़ गया जब आइसक्रीम वाला छिपकली निकलने के बाद भी इलाके में आइसक्रीम बेचता रहा, जिसके बाद लोगों ने उसे फिर से पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सिक्किम में लापता यूपी के नवविवाहित जोड़े का अब तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले कौशलेंद्र सिंह और उनकी पत्नी अंकिता हनीमून मनाने सिक्किम गए थे, लेकिन सिक्किम के मंगन जिले में भारी बारिश की वजह से पर्यटकों को लेकर जा रही टूरिस्ट बस तीस्ता नदी में गिर गई। इस बस में कौशलेंद्र और अंकिता भी सवार थे। ये खबर सुनते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार के लोग भागे भागे सिक्किम पहुंच गए। ये हादसा 29 मई को हुआ, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला। अब कौशलेंद्र के पिता ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई ताकि राहत बचाव का काम तेज हो सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ सिक्किम के मुख्यमंत्री जी से बचाव कार्य और तेज करने की अपील कर दे एक बार। कौशलेंद्र और अंकिता की शादी 5 मई को ही हुई थी और 24 मई को हनीमून के लिए दोनों सिक्किम पहुंचे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन खराब मौसम की वजह से राहत बचाव में काफी दिक्कतें आई। कौशलेंद्र और अंकिता के परिवार वाले अब भी सिक्किम में डेरा जमाए हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि दोनों जल्द ही मिल जाएंगे। गुजरात के सूरत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चोर पुलिस कस्टडी से भाग निकला और उसने नदी में छलांग लगा दी। तैरकर वो तापी नदी के टापू पर पहुंच गया और वहां छिप गया। हालांकि चोर को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद बोट के साथ टीम पहुंच गई और नदी में चोर की तलाश शुरू हुई। तापी नदी में झाड़ियों और दलदल के बीच चोर को ढूंढना काफी मुश्किल था, इसीलिए ड्रोन कैमरे की मदद ली गई। 4 घंटे की सघन तलाशी के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। चोर झाड़ियों में बोरी ओढ़े छिपा हुआ था। पकड़े गए आरोपी का नाम मुकेश उर्फ लालू है और सूरत के अमरौली पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ चोरी का केस दर्ज है। आपको बता दें कि पुलिस आरोपी को बाइक पर बैठाकर थाने ले जा रही थी, तभी उसने तापी नदी में छलांग लगा दी थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इन 11 सालों में प्रशासन में पारदर्शिता आई और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और कामयाब भी हुए। 11 साल पहले तुष्टीकरण के साथ साथ कुर्सी को सेव करना यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड। जेपी नड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनका उद्देश्य समझना बड़ा मुश्किल है। जेपी नड्डा ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेताओं को भी जोरदार जवाब दिया। हिमाचल जीत लेते हो, कर्नाटक जीत लेते हो, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती। जीतने लगो तो हम बहुत अच्छे क्रिकेटर और हारने लगो तो अंपायर गलत है।
केंद्र सरकार के 11 सालों को भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया और दावा किया कि ये कार्यकाल भारत के विकास और सुशासन के लिए भविष्य की नींव साबित होगा। विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर सवाल खड़े किए। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और इन 11 सालों का हिसाब किताब मांगा, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल रहे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मोदी सरकार के 11 साल बराबर न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया। बीजेपी आरएसएस ने हर संवैधानिक संस्था को कमजोर किया। नफरत, धमकी और डर का वातावरण फैलाने की कोशिश जारी है। नौकरियां देने के बजाय युवाओं से करोड़ों नौकरियां छीनी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला। दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। यानी एक और जहां बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाती नजर आई, वहीं विपक्षी नेता इन उपलब्धियों को सिर्फ हवा हवाई बताते दिखे। और अब बात अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती शान की। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कल सुबह अंतरिक्ष उड़ान के लिए रवाना होने वाले हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा भारतीय समय के अनुसार कल शाम 5:52 पर शुरू होगी और 28 घंटे की यात्रा के बाद भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे ISS पर पहुंचेगी। इस स्पेस मिशन में भारत के अलावा अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं। ये चारों अंतरिक्ष यात्री एलॉन मस्क की कंपनी SpaceX के ड्रैगन कैप्सूल में उड़ान भरने वाले हैं। इस मिशन को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। नासा के मुताबिक ये चारों एस्ट्रोनॉट 14 दिन तक ISS पर रहेंगे और फिर वहां से लौट आएंगे। इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को 8 महीने तक नासा में ट्रेनिंग दी गई है, जो 12 अप्रैल को पूरी हुई है। इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल राजा रघुवंशी मर्डर केस की, जिसमें सुबह नाटकीय अंदाज से एक खबर सामने आई और उसने सबको चौंका कर रख दिया। 15 दिन से लापता राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी अचानक यूपी के गाजीपुर पुलिस को मिली, जिसके बाद MP के इंदौर से लेकर मेघालय तक खलबली मच गई है, क्योंकि इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी एक साथ 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहली खबर यह है कि यूपी के गाजीपुर में सोनम की गिरफ्तारी हुई। दूसरी खबर, सोनम पर पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है। तीसरी खबर, मेघालय के CM ने बताया कि सोनम के सरेंडर के अलावा 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लापता होने के 15 दिन बाद सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर पुलिस को इस स्थिति में मिली। शादी के जोड़े में जब मेघालय गई थी तो चेहरे पर रौनक थी, लेकिन पति राजा की हत्या के बाद पुलिस को मिली तो चेहरे की चमक गायब हो गई थी। सोनम बहुत ही नाटकीय ढंग से सामने आई। सोनम रघुवंशी 8 और 9 जून की रात करीब 1 बजे गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची। 1 बजे का बात है, दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। यानी सोनम ने पुलिस को सूचना देने से पहले अपने माता पिता से बात की। उसके बाद सोनम के गाजीपुर में होने की खबर पुलिस तक पहुंची। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। यूपी की गाजीपुर पुलिस तुरंत सोनम को अस्पताल लेकर गई। ये तस्वीर उस वक्त की है जब सोनम को जांच के लिए पुलिस अस्पताल ले गई थी। यूपी पुलिस का कहना है कि उन्हें सुबह 3 बजे सोनम की जानकारी आई थी, लेकिन इसकी सूचना इंदौर पुलिस से मिली। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया। सोनम की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही बाहर आई, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के परिवार सामने आ गए। मेघालय के CM ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर इस पूरे मामले पर अपडेट दिया है। मेघालय के CM कॉनरड संगमा ने सोनम की गिरफ्तारी को राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ी सफलता बताया। वहीं सोनम के पिता, जो अपनी बेटी को बेकसूर बताते हुए CBI जांच की मांग कर रहे हैं। सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस पर मनगढ़ंत कहानी बनाने का आरोप लगाया है।
तो राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने अपने बेटे की हत्या का आरोप सोनम पर लगाया और दोषी होने पर उसे फांसी देने की मांग की है। राजा रघुवंशी की मां ने सोनम पर गंभीर आरोप लगाया है। राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि सोनम साजिश रचकर राजा को मेघालय ले गई। सोनम ने वापसी का टिकट नहीं कराया था। सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। राजा की मां ने बताया कि उसे मेघालय के बारे में जानकारी नहीं थी। प्लान नहीं था ना। हाँ, ये सोनम ने बनाया हुआ। आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। राजा की मां ने कहा कि जब उन्होंने एयरपोर्ट पर राजा के गले में चेन देखी तो वो डर गई। उन्होंने चेन के बारे में सोनम की मां से बात की और कहा कि चेन पहनकर जाना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, माँ को खतरे का आभास हो जाता है। मेरे को हो गया था खतरे का। सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। सोनम रघुवंशी को लेकर मेघालय पुलिस की डीजीपी ने बड़ा दावा किया है। हत्या के पीछे सोनम रघुवंशी की साजिश बताया। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने सुपारी देकर राजा की हत्या करवाई है और इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस का दावा है कि हत्या करने के लिए आरोपी भी एमपी से ही गए थे। लेकिन सोनम के पिता ने अपनी बेटी पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया और मेघालय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। सोनम के पिता ने सवाल उठाया कि अगर उनकी बेटी हत्या की साजिश में शामिल है तो राजा के साथ घूमने क्यों गई। उन्होंने मेघालय पुलिस और इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए। पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। लेकिन राजा की मां सोनम पर ही सवाल उठा रही है। वो पूछ रही है कि इतने दिन तक वो क्यों छिपी रही। इतने दिन तक छिप के वो लोग थक गए और आखिरी में सामने आ गए, तो कारण क्या था? और अगर वो बोल देती तो मैं ना मेरे बेटे की शादी नहीं करती है। वो बाद में बोल देती तो भी आज किसी की माँ का बच्चा तो बचता है, तो उसकी हत्या क्यों करवाई? सोनम की गिरफ्तारी के बाद सोनम की कई कहानियां सामने आ रही हैं। साजिश में शामिल लोगों के नाम भी आ गए हैं। पहले तो पुलिस ने बताया कि पैसे देकर हत्या करवाई, लेकिन बाद में ये दावा किया गया है कि सोनम का राज नाम के एक लड़के से अफेयर था। साजिश के तहत सोनम साथ में 3 और लोगों को लेकर गई थी। उन 3 लोगों में राज नहीं था, वो इंदौर में था। राज सोनम की कंपनी में ही काम करता था। राज ने ही आनंद और विक्की को हत्या के लिए पैसे दिए और आनंद ने राजा रघुवंशी पर पहला हमला किया। जिस आनंद पर पहला प्रहार करने का आरोप है, उसे संयुक्त ऑपरेशन में एमपी पुलिस ने सागर से गिरफ्तार किया। आनंद कुर्मी को पुलिस ने बसई गांव से पकड़ा। इसके अलावा हत्या के मास्टरमाइंड राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आरोपी आकाश राजपूत को भी गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को राउंड अप कर लिया गया है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी और अफेयर के खुलासे के बाद राजा की मां ने कहा, जब देखो जब अपने निगाह में तो 3-4 आदमी आ ही रहे ना, ताकि कोई गैंग है, बड़ी गैंग है। तो बड़ी गैंग है तो सोनम को आगे क्यों नहीं पहुंचाया गया? वहीं सोनम की मां संगीता का कहना है कि राजा की हत्या के पीछे कौन है, इसका खुलासा सही तरीके से होना चाहिए। हाँ, बेबुनियाद है ये सब। और जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। जांच करी जाए तो ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूँ मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। राजा हत्याकांड में अब तक 5 चेहरे सामने आ चुके हैं, जिन पर हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप हैं। उनमें सबसे हैरान करने वाला चेहरा जो है वो राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी का है। दूसरा हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा, तीसरा राजा पर पहला प्रहार करने वाला आनंद कुर्मी, चौथा विशाल चौहान और 5वां आकाश राजपूत है। अब देखिए, सवाल यहाँ यह है कि इन 5 तक पहुंचने के लिए पुलिस ने राजा के लापता होने के बाद से क्या क्या किया। शादी की ये तस्वीरें 11 मई की है। घर वालों का दावा है कि खुशी खुशी राजा और सोनम रघुवंशी ने एक दूसरे को अपनाया था। सोनम के बारे में मुझे ऐसा कभी डाउट अभी कहीं नहीं लगा है, तो दोनों दुखी है। शादी के 9 दिन बाद यानी कि 20 मई को हनीमून के लिए इंदौर से मेघालय गए, लेकिन 24 मई को दोनों मेघालय के शिलोंग से लापता हो गए। परिजनों की शिकायत पर 27 मई को पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन राजा और सोनम की कोई जानकारी नहीं मिली। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला।
घटना एकदम से बहुत दर्दनाक हो गई जब 2 जून को एक शव मिला और जिसको परिजनों के द्वारा उसको राजा रघुवंशी जी के रूप में उसको आइडेंटिफाइड किया गया। तब जाकर फिर यह घटना और गंभीरता से होगी और सघन अभियान चलाया गया। पहाड़ी के नीचे राजा की बॉडी पड़ी थी, उसे काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। शरीर पर चोट के निशान थे। राजा का शव मिलने की खबर से हड़कंप मच गया, लेकिन सवाल भी उठे कि आखिर सोनम कहाँ है, क्योंकि मौके पर सोनम का सिर्फ जैकेट था। उसकी जानकारी न तो माता पिता को थी और न किसी और को। राजा की बॉडी मिलने के बाद सोनम रघुवंशी की तलाश शुरू हुई। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस उस गाइड तक पहुंच गई जो राजा और सोनम को मेघालय दर्शन करा रहा था। पूछताछ में यह पता चला कि 22 मई को दोनों गाइड की मदद से नोग्रियांत गए। 22 मई को शिपारा होमस्टे में रात बिताई। 23 मई को ही नोग्रियांत से मवाला खेत जाते हुए देखे गए। राजा सोनम के साथ 3 और लोग मौजूद थे। गाइड ने यह भी बताया कि 4 पुरुष आगे चल रहे थे, सोनम पीछे चल रही थी। 23 मई को सोनम और राजा बिना गाइड के वापस लौटे। उसके बाद दोनों संपर्क में नहीं आए। बताया जा रहा है कि मोबाइल ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में बड़ी मदद की है। पुलिस ने गाइड से मिली जानकारी के आधार पर ही 2 जून को राजा की बॉडी को खोज निकाला था। उसके बाद सोनम की तलाश के दौरान पुलिस को 5 जून को सीसीटीवी फुटेज मिला। सीसीटीवी में दोनों स्कूटर से आते हुए दिखे और होटल के बाहर उतरकर कपड़े चेंज करने लगे। ये तस्वीरें लापता होने के पहले की है। 22 मई को दोनों ने शिलांग से बाइक किराए पर ली थी। सीसीटीवी को ध्यान से देखेंगे तो रेनकोट बदलने के बाद सोनम कुछ देर के लिए राजा से दूर हो गई और फोन पर किसी से चैट करने लगी। राजा बाइक पर बैठे बैठे सोनम का इंतजार कर रहा था। पुलिस को शक है कि उस समय सोनम ने फोन के जरिए अपने साथियों से संपर्क किया होगा और अपना लोकेशन बताया होगा। शक इसलिए है कि जिस बाइक से 22 मई को दोनों घूमने निकले थे, वो बाइक 23 मई को सोहरारिम में लावारिस हालत में मिली। 23 मई को इनका संपर्क टूट गया। उसके बाद से लगातार जो परिजन थे दोनों परिवारों के, जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के जो परिजन थे, वो लगातार पुलिस कमिश्नर इंदौर के संपर्क में थे। शक के आधार पर मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस के साथ मिलकर सोनम की तलाश जारी रखी। पुलिस की तलाश 8-9 जून की रात को पूरी हुई, क्योंकि एक के बाद एक सभी मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 5 आरोपियों की कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तारी एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा लगता है। इनकी गिरफ्तारी के बाद इंदौर पुलिस के सूत्रों ने बताया कि राजा की हत्या के लिए सोनम ने लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी। मेघालय जाने से पहले ही सोनम ने अपने तीनों दोस्तों को गुवाहाटी भेज दिया था। गुवाहाटी में किराए की स्कूटी लेकर तीनों ने रेकी की थी। सोनम तीनों को लोकेशन दे रही थी। हत्या के बाद आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए क्या किया, पुलिस ने उस पर भी बड़ा खुलासा किया है। 22 मई की सीसीटीवी फुटेज में आप सोनम रघुवंशी के संदिग्ध हरकत को देख सकते हैं। स्कूटी से निकलने से पहले सोनम फोन पर किसी से चैट कर रही थी। शायद इसी वक्त सोनम ने अपने दोस्त को राजा की लोकेशन को शेयर किया। हो सकता है लाइव लोकेशन शेयर की हो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम खुद राजा को लेकर सुनसान जगह गई थी और राज, आकाश, विशाल और आनंद के साथ मिलकर राजा की हत्या कर दी। मर्डर के बाद सभी आरोपियों ने भागने का प्लान बनाया। सूत्रों के मुताबिक पहचाने जाने के डर से सोनम रात में सफर करती थी। गिरफ्तारी के डर से सोनम नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन 8 मई की रात यूपी के गाजीपुर में आकर प्लानिंग के तहत खुद को गिरफ्तार करवाया। सोनम के भाई से हुई बातचीत के आधार पर राजा के भाई ने बताया, उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले यहाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा और फिर सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा मर्डर केस की गुत्थी तेजी से सुलझने लगी। लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने में सबसे बड़ी भूमिका मोबाइल टावर की रही। सोनम की तलाश में जुटी मेघालय पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब शिलांग के मावलघियाट और न्योंग्रियांट गांव में गोल्डन ढाबा के पास लगे टेलीफोन टावर की सीडीआर निकाली गई। 24 मई को और 2 जून के बीच की सीडीआर से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एमपी की लोकेशन के 5 मोबाइल नंबर मिले। सोनम और राजा के अलावा आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत और विशाल शर्मा के मोबाइल की लोकेशन थी। सोनम न सिर्फ राज कुशवाहा से संपर्क में थी, बल्कि वो लोकेशन भेज रही थी और लोकेशन आनंद, आकाश और विशाल को शेयर की जा रही थी। लेकिन राज कुशवाहा इंदौर से सब कुछ मैनेज कर रहा था। मेघालय पुलिस ने 8 जून को इंदौर पुलिस को इसकी सूचना दी। जिन 3 पर शक था वो इंदौर में ही मौजूद थे, जिन्हें 8 जून की रात को पुलिस ने उठा लिया। अब तीनों की निशानदेही पर चौथे आरोपी आनंद कुर्मी को सागर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक सोनम प्लान बी के तहत विक्टिम कार्ड खेलने की प्लानिंग में थी, लेकिन पुलिस ने उसे पूरी तरह फेल कर दिया। अब सवाल है कि आगे क्या होगा।
कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर मेघालय पुलिस पांचों को शिलांग लेकर जाएगी। घटना स्थल पर मर्डर का जो सीन है वो रिक्रिएट किया जाएगा। पांचों से अलग अलग पूछताछ होगी। हत्या की पूरी प्लानिंग के बारे में जानकारी ली जाएगी। सोनम से हत्या की असल वजह क्या रही ये पूछा जाएगा। पांचों की मोबाइल के जांच कर सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। मेघालय से मध्य प्रदेश तक सबूत जुटाकर चार्जशीट फाइल करेगी और पांचों को सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। अगर मामला सीबीआई के पास पहुंचेगा तो मेघालय पुलिस जांच सीबीआई को सौंप देगी और सीबीआई फिर इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी और फिर दोषियों को सजा दिलाएगी। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।